स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर सस्ता सोना क्या खरीदने का अच्छा मौका है। आपको बताएंगे क्या फंडामेंटल्स हैं और क्या लेवल्स यहां पर आगे जाकर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने पिछले 24 घंटों में दबाव बनता हुआ देखा है और इस हफ्ते गिरावट के साथ कारोबार है। 8 हफ्ते में लगातार तेजी के बाद ये हफ्ता यहां पर नेगेटिव है। क्यों है जारी है कॉटन में तेजी, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि कॉटन में लगातार यहां पर बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंसोलिडेशन है, लेकिन भारतीय बाजारों में अब यहां पर निचले स्तरों से करीबन 5 से 7% की बढ़त। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तानिया रस्तोगी से भी बात करेंगे और डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सारिया को जोड़ेंगे कॉटन पर बात करने के लिए। शुरुआत यहां पर लेकिन हम गोल्ड के साथ ही करेंगे। और सबसे पहले क्या लगता है आपको धर्मेश सोने में, क्योंकि यहां पर हमने बढ़त बनते हुए देखी है। एक्चुअली ओवरऑल कमोडिटीज में अगर देखें तो शायद सोने में ही यहां पर लीस्ट गिरावट इस हफ्ते में देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप ये लेवल्स? गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए, सोने की बात करें तो सोने में अभी भी जो कारोबार है वो काफी सुस्त है। 1820 से लेके अराउंड $1880 का जो दायरा है, इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,000 के लेवल पे मार्केट इनकी सस्टेन हो रहा है। फंडामेंटली एज सच कोई बड़ी लंबी तेजी है नहीं। इन्फ्लेशन हाई के कारण मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। बट अगर आप देखिए जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अगर आप 10 ईयर्स यील्ड देखें तो ऑलमोस्ट 3.5 क्रॉस कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटल बाइंग ऐसा चाह नहीं रही है। बट हाँ, एज अ सेफ एंड बाइंग थोड़ी सी बाइंग देखने मिल सकती है। बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये लेवल पे निवेश करने के लिए, क्योंकि अभी भी ये अच्छे खासी लेवल है, यहाँ पे बिकवाली देखने मिल सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1800 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। प्राइस ऑलमोस्ट 1800 दो बार टच कर चुका है और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते भी इसी मार्केट से ये हफ्ते में खाली $15-20 की तेजी देखने मिली है। अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी आ गई है। प्राइस ऑलमोस्ट 105 पे आ चुका है। तो अगेन एज अ डॉलर तेजी और फंडामेंटली मार्केट में इतनी कोई डिमांड है नहीं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डाउन साइड 50,600 से लेके 50,500 के स्तर आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1820 से 1815 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं सोने में। ऑलराइट, तो वो लेवल्स की आप यहाँ पर नजर रखें। लेकिन एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर सोने में आज है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम फाइनली यहाँ पर अनाउंस होती हुई नजर आई है। इस साल में ये पहली बार है कि सरकार ने यहाँ पर ट्रांचेज अनाउंस करी हैं। इसके पहले पूरा साल यहाँ पर यूजली ये साल के शुरू में ही हो जाता है, लेकिन इस बार हमने अक्षय तृतीया पे भी यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च होते हुए नहीं देखी। बाजार एक्चुअली यहाँ पर सोच रहा था कि वेदर और नॉट हम ये यहाँ पर होता हुआ देखेंगे या नहीं। कैसे देखती हैं आप इसे तानिया, जो ये फाइनली हमने सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आता हुआ देखा है? एक तो देरी क्यों है और जब ये फाइनली यहाँ पर आया है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मनीषा जी, देखिए, वैसे इट्स अ गुड स्कीम। एज अ ज्वेलर आल्सो आई विल से कि गोल्ड बॉन्ड्स आर अ गुड स्कीम। काफी अच्छे इनके अपने आप प्रोज हैं, टैक्स एग्जम्पशन, इंटरेस्ट रेट, पेपर है, इजी टू कैरी। बट देन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये मैं पहले भी बोली हूँ, दोबारा बोलूंगी कि दे आर नॉट रियली अ कॉम्पिटिशन टू द फिजिकल मार्केट। जो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसका कोई वो कॉम्पिटिशन नहीं है। इट इज ओवर एंड अबव, मोर इन दी, इट इज मोर ऑफ अ सेफ हेवन, सेफ्टी आपके पोर्टफोलियो में आप करते हैं। बट मैक्सिमम जो गोल्ड हमारे यहाँ सेल होता है, पीपल लाइक टू ओन। इंडिया में एक इमोशनल कनेक्ट है, जो दे लाइक टू ओन द गोल्ड, फिजिकली वेयर इट, save it or keep it or give it to their daughters or their family. So ये स्कीम अच्छी है, लोग फायदा उठा सकते हैं। A small percentage of their gold buying they can definitely do through bonds, but I don't think, like पहले भी आप देखता है हिस्टोरिकली जो भी इशू प्राइस होता है उसे डिस्काउंटेड पे ही आपका वो बिकता है, बिकॉज डिमांड उतनी है नहीं जितना फिजिकल। एंड राइट नाउ वैसे भी गोल्ड की डिमांड, जैसे बताया गया, कि अभी कम ही है। द रेट्स हैव बीन रेंज बाउंड, जो और अभी दिख भी नहीं रहा है उसका बढ़ने का। फेड रेट हाइक के बाद और भी ज्यादा प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि इट्स अ गुड स्कीम, इट्स एब्सोल्युटली अ लुक्ड आउट फॉर स्कीम, बट देयर इज ओनली सो मच दैट आई कैन सी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस ऑफ इट। तानिया, किस तरह, अगर हम ईटीएफ की बात करें तो कल हम वो नंबर्स देख रहे थे जो एमपी की तरफ से आए थे। ईटीएफ की डिमांड में लगातार हमने यहाँ पर इजाफा होते हुए देखा है। इन फिजिकल ज्वेलरी मार्केट्स में थोड़ी सी यहाँ पर ठंडा है ये बाजार। माना यह जा रहा है कि अगले 2 महीने भी बहुत ज्यादा खरीदारी शायद नहीं देखने को मिलेगी। फेस्टिविटीज, शादियां जब शुरू होंगी जुलाई अगस्त में, उसके बाद शायद मांग यहाँ पर वापस आएगी। तब तक आपको लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतर नजरिया है, बेहतर विकल्प है निवेश करने का? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये अच्छा स्कीम है। आपके इसके अच्छे कॉन्स हैं, अच्छे प्रोज हैं। अच्छा वे है होल्ड करने का गोल्ड को, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है निवेश करने का गोल्ड में एज सच। तो उस
उसका भी एक जरूर इफेक्ट आएगा, क्योंकि भाव अभी आपको स्टेबल नहीं मिल रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि भाव और गिरेगा आगे चल के। 2 महीने के अंदर आपको एक बार रेट जैसे बताया गया 50,000 तक आने का अंदेशा है, आपको मिल सकता है। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि जब कोई मतलब गोल्ड खरीदने का अभी नीड नहीं है, जिसको बॉन्ड्स ही खरीदते हैं वो जरूर आएगा, पर जो एक गोल्ड की नॉर्मल नेचुरल बाइंग है जो कि कन्वर्ट हो सके बॉन्ड्स में, वो होना अभी दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम फॉर दैट, आई वुड से। तो तान्या जी, इस तरीके के ट्रेंड्स आपने कस्टमर्स के बिहेवियर में भी देखे हैं कि अभी सिर्फ नेसेसिटी या फिर ज्वेलरी की बाइंग ही कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बाइंग अभी इन लेवल्स पर नहीं कर रहे हैं? अभी जैसे हम लोगों ने एक अच्छा सीजन देखा पिछले बार, इस साल में अगर आप देखें तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर काफी खराब था, काफी वीक था, so the gold demand was really low, but then after that all the weddings and everything festive was postponed around the Akshaya Tritiya. We saw one of the very good Akshaya Tritiyas, like मैं कहूँगी प्री कोविड टाइम से भी बेटर अक्षय तृतीया हमने देखा। सो दैट वाज इट वाज सेरेंडिपिटस की फेस्टिविटीज भी थी, गोल्ड रेट भी उसने साथ दिया। तो इंसान का जो एक नीड और एक वांट थी और जो वॉचफुल था कस्टमर काफी टाइम से पूरा पहला क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, उसने वो अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी सीज कर लिया है। ये जो है, ये जितने भी आप ट्रेड पंडित हैं, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द राइट मोमेंट टू बाय गोल्ड, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट रेट, इट्स रेंज बाउंड हिल रहा है, बहुत स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट का डिमांड नहीं है, नीड भी क्योंकि शादी का टाइम नहीं है तो उतनी नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगी इवन फिजिकल मार्केट राइट नाउ इज मच स्लोअर देन व्हाट इट वाज लास्ट मंथ इवन। तो जब आपका फिजिकल मार्केट ही स्लो है, वो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इफेक्ट आना का गुड चांसेस है। ओके, चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि फिजिकल मार्केट हो या इन्वेस्टमेंट बाइंग हो, यहाँ पर इम्पैक्ट है और जो प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं उसके कारण कस्टमर्स की सोच पर भी डेफिनेटली असर हो रहा है। और एक चीज खास है, तान्या ने भी वही बात कही और वही बात धर्मेश ने भी कही कि प्राइसेस इन स्तरों से और नीचे आ सकते हैं। शुक्रिया तान्या आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब एक बार एनर्जी पैक पे नजर डाल लेते हैं, स्पेशली क्रूड पर और साथ ही नेचुरल गैस पर, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए देखी है। क्रूड 9,000 के नीचे आ चुका है एमसीएक्स पर और नेचुरल गैस के प्राइसेस 600 के नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं। क्रूड पर रवि, आपके कमेंट्स क्या हैं? इन स्तरों से और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या व्यू है इन लेवल से? शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रह सकता है, पर्टिकुलर जो डिमांड को लेके इन साथ में जो भी पॉलिसी अभी सेंट्रल बैंकर्स दे रहे हैं, उसमें लग रहा है कि उसका टोटल फोकस है वो इन्फ्लेशन सेंट्रिक हो चुका है। वो लोग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। तो आई थिंक जब ऐसा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो नियर टर्म कंसर्न्स डिमांड के रहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा करेक्शन अभी है नहीं। ऑल ओवर अगर प्राइसेस में देखें तो जब तक ब्रेंट है 112 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक आई थिंक अपवर्ड ट्रेंड है वो जारी रह सकता है। आज के दिन के लिए अगर कोई एक सिंगल ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 8,980 से 9,000 के बिटवीन एक बार आप सेल करें, 9,080 का स्टॉप लॉस, डाउन साइड 8,800 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 8,800 का लेवल एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट इनिशियली आज इंट्राडे जो कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डिमांड एंड सप्लाई दोनों कंडीशन वेल बैलेंस है और ट्रेंड अपवर्ड है, बट थोड़ा बहुत करेक्शन ये फैक्टर एंड डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आज के दिन में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी करेक्शन यहाँ पर जारी रह सकता है। धर्मेश, आपका क्या व्यू है? क्योंकि कच्चे तेल में 8 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते मुनाफा वसूली है और ये हफ्ता इन द नेगेटिव है। साथ ही नेचुरल गैस पे अब क्या व्यू है? क्योंकि अपने हाई से यहाँ पर भी जोरदार मुनाफा वसूली के साथ इस हफ्ते में कारोबार। देखिए, एनर्जी पैक की बात करूं तो मैं एनर्जी में अभी काफी बुलिश हूं। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अगर देखिए जो तेजी थी वो काफी अच्छी तेजी देखने मिली है प्राइस में। प्राइस ऑलमोस्ट $125 तक टच करके आ चुका है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। बट अगेन जून जुलाई हरिकेन सीजन, समर डिमांड और जिस रफ्तार से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उस कारण में काफी मिक्स्ड व्यू आ रहा है प्राइस में। बट फंडामेंटली अभी भी काफी तेजी है। अगर ये यूक्रेन क्राइसिस अगर कंटिन्यू रहा तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑलरेडी मार्केट में अच्छी खासी प्रीमियम में आ चुका है और एक्सपेक्ट करिए कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये $130-135 भी जा सकता है। तो फंडामेंटली ये जस्ट एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे फिर से निवेशक हावी हो सकते हैं, बाइंग में आ सकते हैं। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे मंदी करने की, क्योंकि अभी भी क्लियर कट मार्केट में इंस्ट्रक्शन यही है कि मार्केट में सप्लाई अभी भी है नहीं।
ये सिर्फ डिमांड को सप्लाई करके मार्केट को स्क्वीज कर रहे हैं प्राइस को, बट ओवरऑल सेंटिमेंट में अभी भी काफी तेजी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फिर से मार्केट 121 से 123 डॉलर के लेवल्स ब्रेंट में दिखा सकता है। जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से आप प्राइस में देखिए तो अराउंड 9,200 से 9,400 के स्तर दिखा सकता है। और अगर गैस की बात रही, अगेन गैस सबसे चंचल कमोडिटी है, ये स्पेकुलेटर्स के लिए काफी अच्छी कमोडिटी ट्रेड करने के लिए। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आई है, बट अगेन जब तक ये 550 के लेवल्स पे टिका हुआ है, अच्छी खासी बाइंग फिर से आ सकती है प्राइस में। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसमें फिर से निवेश करिए। अपसाइड 600-620 के स्तर के लिए आप इसे रख सकते हैं, बट प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली रखिए, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड का मूव आ रहा है। और ये कमोडिटी अगर स्क्वीज रही, सप्लाई कंस्ट्रेंट रहा, तो ये तेजी फिर से 700-750 तक भी जा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे कच्चे तेल में और गैस में रहेगी। यानी कि एनर्जी की तरफ से यहां पर कोई रिलीफ नहीं है, यहां पर बढ़त फिर से लौट सकती है। मेटल्स की अब बात करते हैं, क्योंकि यहां पर मुनाफा वसूली और गहराती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि कॉपर और जिंक यहां पर 4 हफ्ते के लोज पर हैं। आयरन ओर में 3 हफ्ते के लोज पर कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम 6 महीने के लोज पर यहां पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। इवन एज हल्की सी बढ़त यहां पर हमने आते हुए देखी है, लेकिन आज जैसा आप देख सकते हैं 0.25% की तेजी तक भी यहां पर ज्यादातर मेटल्स इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो 4 से 8% की गिरावट हमने ज्यादातर मेटल्स में बनते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप इसे रवि, और यहां पर कोई बाइंग इनिशिएट करना चाहेंगे या आपको लगता है कि और गिरावट यहां पर बाकी है अभी? मेटल्स में मुझे लग रहा है कि वहां पे फंडामेंटल थोड़े बहुत ड्राई हो चुके हैं। डिमांड को लेकर अभी तक थोड़ा बहुत होप था चाइनीज डिमांड रिकवरी को लेकर। ओके, यहां से संपर्क टूटता हुआ नजर आया रवि से। धर्मेश, आपका क्या व्यू है और आपका कोई टॉप पिक यहां पर मेटल्स में? मेरी जो व्यू रहेगी कंटिन्यू सेम ही है, मंदी की रहेगी। ऑलमोस्ट 4 महीने से मैं कह रहा हूँ कि ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है, स्पेशली बेस मेटल में। जो रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डिमांड एज सच है नहीं मार्केट में, तो देखिए आप मार्केट में फिर से एक जो छलांग लगाई थी 800 के स्तर पे, फिर से वहां से अच्छी खासी सेल ऑफ आई है। तो बेस मेटल का जो किंग है कॉपर, डॉक्टर कॉपर, उसमें मैं काफी मंदी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय में आपको 720 से लेकर 710 के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। ये काउंटर पे आप मंदी करके चले, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दूसरी रही एल्यूमिनियम की बात, मैं एल्यूमिनियम काउंटर पे भी काफी मंदी में हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसकी जो तेजी है उसमें फिज आउट होते हुए लग रहा है प्राइस में, और डिमांड एज सच मार्केट में कहीं भी नहीं है। सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, बट अभी वो भी मार्केट में आपको सेल ऑफ देखने मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एल्यूमिनियम काउंटर आपको 205 से लेके 200 के लेवल्स भी आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। एक ऐसी कमोडिटी है जो स्टेबल है, वो है लेड, जो अराउंड 185 टू 187 के लेवल पे टिकी हुई है। बट ये काउंटर पे भी मैं रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। अराउंड 175 से लेके 170 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बास्केट में कमोडिटी में स्पेशली बेस मेटल काउंटर में मैं मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो बेस मेटल्स पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ धर्मेश जाना चाहेंगे। आज भी काफी मिला जुला ट्रेंड, फ्लैट ट्रेंड मेटल्स में देखने को मिल रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे, वहां भी स्ट्रैटेजीज लेंगे। स्पेशली फोकस रहेगा कॉटन पर, अनियन के प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं फेस्टिव सीजन में, उस पर भी चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, एग्री कमोडिटीज पर अब करेंगे फोकस, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अनियन की। दरअसल त्योहारी सीजन में प्याज के दाम ना रोलाएं, इसके लिए सरकार ने इस साल भी प्याज का बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए असीम अंजंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, क्या डिटेल्स हैं सरकार की अनियन को लेकर, बफर स्टॉक बनाने को लेकर? देखिए दीपावली, अक्सर ऐसा देखा गया है कि त्योहारी सीजन के दौरान जो है प्याज की कीमतें जो है बढ़ जाती हैं, तो उपभोक्ता को इससे परेशानी जो उठानी पड़ती है। और सरकार ने पिछले 4 साल से फैसला किया है कि हर साल बफर स्टॉक जो है बनाएगी। 50,000 टन से इसकी शुरुआत जो है वो की थी, लेकिन इस साल सरकार जो है 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक जो है वो बनाएगी। और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर नेफेड को जो है वो दी गई है। नेफेड ने खरीदारी करनी जो शुरुआत जो है वो कर दी है। अब तक नेफेड जो है 60,000 टन प्याज जो है बाजार से खरीद चुका है, और अगले 2 महीने के अंदर 1,90,000 टन प्याज जो है बाजार से खरीदेगा। तो जुलाई तक ये खरीद जो है पूरी कर ली जाएगी। तो सरकार को यही उम्मीद है कि खासतौर पे इस साल जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है, तो उस दौरान प्याज के दाम जो है नहीं बढ़ने दिए जाए। तो इसके लिए सरकार अपनी तैयारी जो है वो कर रही है, और 2.5 लाख टन का बफर स्टॉक जो है सरकार इस साल बनाएगी।
ऑलराइट, तो सरकार यहाँ पर प्याज का बफर स्टॉक बनाने वाली है और उसका फायदा यहाँ पर होगा और त्योहारों में भाव नहीं बढ़ेंगे, इसके लिए सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया असीम साथ जुड़ने के लिए और वो खबर देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और कॉटन पर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने भाव फिर से बढ़ते हुए देखे हैं। अपने लोज से करीबन 2-2.5 हजार की बढ़त यहाँ पर भावों में फिर से बनती हुई नजर आई है। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया हमारे साथ अब इसी पर बात करने के लिए जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो एक स्टेबिलिटी है, लेकिन भारतीय बाजारों में लोज के बाद यहाँ पर फिर से खरीदारी है। किस तरह के फंडामेंटल्स हैं इंडियन मार्केट्स में फिलहाल? नमस्कार मनीषा जी। फंडामेंटल्स तो अभी कुछ है ही नहीं, बिकॉज MCX प्राइजेस व्हाट इज प्रिवेलिंग टुडे इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स और द प्लेयर्स हु आर लॉन्ग। आप अगर देखोगे MCX के अंदर 57 to 58,000 bales is the long position and the stock position is hardly 30,000 bales. So this is a clear indication that the people who are short, they have been stuck in this contract and they have no choice but to get it settled at whatever price it is there. So there are no fundamentals in MCX at this point of time. और अभी नया crop भी आप देखोगे for October, November there is zero liquidity, zero OI. So मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि MCX का कॉन्ट्रैक्ट अगर ये हिसाब से चलेगा तो how the stakeholders will be able to manage their price risk or hedge the price risk. जी। As far as prices are concerned, ये तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्यूचर्स की बात हुई, लेकिन स्पॉट मार्केट्स में फिलहाल क्या हाल है? spot market में मनीषा जी, there is no cotton available. Their stocks are very very low. We are showing that there is a lot of stock available, but either the people who are holding the stock उनको माल बेचना नहीं है या they are looking for very high price. bullish trend. एंड आप देखिए अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के अंदर नई करीबी कम से कम 80-85 लाख गार्ड मिलों को चाहिए। एंड इवन इफ वी गो वेयर अ कंजर्वेटिव फिगर, मिल्स हैव गॉट स्टॉक्स ऑफ एट लीस्ट अबाउट 50 to 55 lakh bales, but then still you need that balance deficit of 20-25-30 lakh bales. कहाँ से आएगी? People are talking about summer crop, people are talking about new crop in September, but I don't see this gap being filled very easily. Imports are happening, but imports are delayed. All the shipments are getting delayed by 2 to 3 weeks, even in some cases 4 weeks. So मेरे को ज़्यादा अभी फिलहाल it's a very dicey situation, dynamic situation. We can't go on past history कि भाई historically 4 महीने में इतना माल आया है, because weather is going to play a very very important role. So prices ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश कमती है, because demand बिल्कुल भी नहीं है. And at the same time, supply is also very, very restricted. अरुण जी, जब हमने पहले बात की थी तो बात ये हो रही थी कि इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो कुछ अवेलेबिलिटी यहाँ पर बाजार में आई है और उसकी वजह से हमने प्राइसेस में मुनाफा वसूली भी देखी थी। आप कहेंगे वो मुनाफा वसूली अब पूरी हो चुकी है, करंट लेवल्स पे कंसोलिडेशन आएगी और थोड़ी बहुत बढ़त जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंसोलिडेशन इट विल डिपेंड। अभी देखिए जुलाई का आइस में जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका एक्सपायर होना चाहिए बाय नेक्स्ट वीक, and after that it will straight away go to December. Now the difference in July and December is 25 cent का difference है, 24 से 25 cent. तो ये difference या तो दिसंबर बढ़ेगा या physical price घटेगा. So it is to be seen how it moves in next week or 10 days, and that will be the barometer for the next 6 months how the pricing will be done for physical cotton. इंडिया के अंदर भी वही हालत है। इंडिया के अंदर अभी नया क्रॉप की पहले सोइंग कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे कि भाई क्या क्रॉप की संभावना है, गुंजाइश है। बिकॉज अप टिल नाउ सोइंग व्हाटएवर सोइंग हैज हैपेंड इन नॉर्थ, इट इज आइदर एट पार विद लास्ट ईयर और लिटिल लोअर देन लास्ट ईयर. सो ऑल दी optimistic feeling कि India will have 10%, 15% higher sowing. At this point of time, it is looking very, very unlikely. The prices are going to remain at this level. Demand is not there, so it is a catch-22 situation कि भाई बायर पहले नीचे भाव में मिलेगा कि सेलर नीचे भाव करेगा. जी रवि, आपने सुनी पूरा कॉन्वर्सेशन जो अरुण जी के साथ हुआ, और अरुण जी की बातों से एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ से कॉटन में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड है, ना तो बहुत शायद ऊपर जाएगा और ना बहुत नीचे. आपका व्यू क्या है, क्या रेंज देखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे इन लेवल से? नहीं, डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि जैसे ही पहले न्यूज था कि मॉनसून ऑन टाइम अराइवल हो जाएगा, अगर ये होता तो आई थिंक प्राइसेस में गिरावट हो जाती, बट फिर से डिले के न्यूज आ रहे, इस हिसाब से प्राइसेस में अभी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है. हालांकि मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉन्ट्रैक्ट से बेटर है कि आप कपास या कपास खली में ट्रेड करें, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी भी ज्यादा है और फंडामेंटल के हिसाब से प्राइसेस में रिएक्शन भी अच्छा है. अब वहां पे कॉटन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ में प्राइसेस एक साइड फिक्स हो चुके हैं एंड कोई भी गिरावट वहां पे नहीं आ रही, क्योंकि
क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस या तो मानसून का क्यों ले रहे हैं या तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो 137 तक गए थे अभी फिर से 145 आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे मुझे सेलिंग का साइड ज्यादा लग रहा है। बम्पर सोइंग इस टाइम एक्सपेक्टेड है, तो मेरे हिसाब से कोकुड कपास खली में यहाँ से 2830 2850 एक सेलिंग रेंज है, 2900 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि कपास खाली में नीचे 2700 तक के लेवल आने चाहिए, तो मेरे हिसाब से कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने से अच्छा है कि आप कपास खाली में ट्रेड करें। कपास में अगर आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग जाना है तो कपास का कॉन्ट्रैक्ट जो 1710 के करीब चल रहा है वहां पे मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। 1680 स्टॉप लॉस एंड 1750 का एक सीमित टारगेट, क्योंकि अभी जो मानसून की अनसर्टनिटी है शायद कपास में यहाँ पे थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिले, बट कपास खाली में ड्यू टू दिस सीजनलिटी वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा नेगेटिव साइड है। ठीक है, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है कॉटन पर, कॉटन सीड ऑयल के पर, प्राइसेस पर, फिलहाल के सिचुएशन क्या है, उन तमाम पहलुओं पर आपको कमेंट्स मिले हैं। कॉटन हालांकि 47,000 के ऊपर बना हुआ है, कॉटन सीड ऑयल के 2770 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। शुक्रिया अरुण जी, तमाम डिटेल्स बताने के लिए, सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस सब पर अपने व्यूज देने के लिए। रवि, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।